हेलो गाइज, आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये हमारा क्यूज का सेशन है और आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है। आपको बताना है कि केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें कोई अंतर नहीं है। यानी जो केंद्रीय विधायिका है इसी को संसद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। वह कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए, अनुच्छेद 21 जो है जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहां पे है। इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, सर्किट बेंच जो है इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन तीनों में से सर्किट बेंच नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। जहां पे है आपको कमेंट करके बताना है कहां पे है, और आप कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित, अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार दिया गया है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम 5 चयनित अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम भारत के 5 अल्पसंख्यकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान यानी आईईपी का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करना है, जो किससे प्रभावित होते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करना है जो वामपंथी अतिवाद से प्रभावित होते हैं। तो आईईपी जो है ये वामपंथी अतिवाद प्रभावित इलाकों के लिए है। तो याद रखिएगा, आईईपी किसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? चार ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री का जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम है किसके लिए है। तो इसका सही जवाब होगा अल्पसंख्यकों के लिए, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को खाली स्थान में आपको बताना है कि इसकी स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। हिंदी को क्या मतलब कौन सा स्थिति प्रदान करने के लिए फैसला किया था 14 सितंबर 1949 को? तो हिंदी जो है संघ की आधिकारिक भाषा है, यानी संघ की आधिकारिक भाषा की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया था। तो आपका सही जवाब है सी ऑप्शन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी यह एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछे जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट है भारत का संविधान, दूसरा है संसद द्वारा कानून। बताना है कि बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? इसका सही जवाब आपको बताना है। बंधुआ श्रम की समस्या को जो है उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब है दोनों, यानी पहला जो है आपका जो भारत का संविधान है और दूसरा संसद द्वारा कानून, यानी पहला और दूसरा दोनों आपका सही जवाब है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 23(1) के तहत भारत का
संविधान भीख और मजदूर श्रम के अन्य समान रूपों को प्रतिबंधित करता है। बंधुआ श्रम प्रणाली पूरे देश में कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है। 25 अक्टूबर 1975 से बंधुआ श्रम प्रणाली अध्यादेश के तहत, जिसे बॉन्डेड लेबर लिस्ट अधिनियम 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, इसको उन्मूलन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों को आपको ध्यान देना है। पहला जो कर्तव्य है, उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। दूसरा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। तीसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। और चौथा, समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। तो 4 जो पॉइंट दिया गया, बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन कौन से शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। चारों जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। अनुच्छेद 43A जो है, ये 43A जो है, उपक्रमों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाना। और अनुच्छेद 46 का जो संबंध है वो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। अनुच्छेद 48A का संबंध है पर्यावरण की सुरक्षा से। और अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पूरी रट्टा मार जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित किया गया था और रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था? आपको जवाब देना है कि संविधान सभा के सदस्यों को सीधे क्यों नहीं चुना गया था, क्या कारण था। तो इसका सही जवाब आप ऑप्शन को देखकर दे सकते हैं। यहाँ पे पूरी यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो देखिए, इसका सही जो जवाब होगा यानी देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन करना संभव नहीं था। इसलिए जो है संविधान सभा के सदस्यों को सीधे चुने जाना संभव नहीं था। इसके बारे में देख लेते हैं। जब 1940 के दशक में क्लेमेंट एटली के तहत लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, तो ब्रिटेन की भारतीय नीति में बदलाव आया। क्लेमेंट एटली सरकार ने भारत के लिए संविधान सभा के मामले को देखने के लिए कैबिनेट मिशन को नियुक्त किया था। भारत के विभिन्न वर्गों के बीच कैबिनेट मिशन के साथ असहमति थी और यह प्राथमिक कारण था कि सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान सभा का गठन करना संभव नहीं था। चूंकि जिन्ना और मुस्लिम लीग भारत के लिए 2 संविधान सभाएं और एक भविष्य पाकिस्तान के लिए चाहते थे, यह निर्णय लिया गया कि प्रांतीय असेंबली के नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाना। और इस प्रकार इस आधार पर प्रांतों को 3 क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था, जैसे कि मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम, और वे दोनों जहां संख्या में लगभग बराबर थे। यानी जैसे कि मुख्य रूप से हिंदू, मुख्य रूप से मुस्लिम, और वे दोनों जहां संख्या में लगभग बराबर थे। तो ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता को कौन निर्धारित करेगा? तो इसका सही जवाब है कानून द्वारा संसद, यानी सी ऑप्शन। देखिए, अनुच्छेद 280(2)(2) जो है, संसद कानून द्वारा योग्यता निर्धारित कर सकता है जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक होगी और जिस तरीके से उन्हें चुना जाएगा। उपरोक्त आलेख के संदर्भ में संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 को अधिनियमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दल की सही परिभाषा क्या है? तो बताना है कि भारत में जो राजनीतिक दल है इसकी सही परिभाषा क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें कमेंट करके बताइए इसका सही परिभाषा क्या होगा। तो देखिए, इसका सही परिभाषा है, राजनीतिक दल का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ या निकाय। चुनाव आयोग के साथ लोकसभा अधिनियम 1951 की धारा 29(1) के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है। तो इसका सही परिभाषा यही है,
डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का धारा जो 29A है, इसका कहना है कि राजनीतिक दलों के रूप में संघों और निकायों के चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण। पहला, भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का कोई भी संगठन या निकाय खुद को एक राजनीतिक दल कहता है और इस भाग के प्रावधानों का लाभ उठाने का इरादा रखता है, और इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए जो है राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग को आवेदन देना होता है। तो ये जो है सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन सहकारी समिति से संबंधित है। 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तकार, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18/5/2009 को 14वीं लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो गया। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को फिर से पेश करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार 30/9/2009 को लोकसभा में संविधान 111वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, ये दोनों जो संशोधन है सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स नियंत्रक और महान्यायवादी को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत के नियंत्रक और महान्यायवादी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? किसको देश के वित्त का संरक्षक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है वित्त मंत्री को। भारत के वित्त मंत्री का संरक्षक, मतलब भारत के वित्त का जो संरक्षक होते हैं वित्त मंत्री होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत में किसी भी शहर का जो पहला नागरिक होगा कौन होगा? तो इसका सही जवाब है, बताइए। तो देखिए, भारत में किसी भी शहर का पहला नागरिक वहां का मेयर होता है, यानी आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, भारत में किसी भी शहर का पहला नागरिक वहां का मेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहां पे स्थित है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना चुनाव आयोग ने, जो इलेक्शन कमीशन है, इसने जून 2011 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी, क्या थी? तो नेहरू रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो भारत की संसद की संरचना जो थी, आपको बताना है इनमें से किस प्रकार की थी। तो देखिए, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में जो है लागू की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत मतदाताओं के फिंगरप्रिंट कंप्यूटर पर लगाए गए वेब कैमरों के द्वारा अपनी तस्वीरों के साथ उंगली प्रिंट रीडिंग मशीनों द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपीएलटी करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? केपीएलटी मुख्य रूप से असम में सक्रिय है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास विद्या का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका विकल्प होना है? राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास विद्या का लक्ष्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का विकल्प होना है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से करेगा। यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए जो है मत पड़ सकते हैं और 64 से अधिक प्रत्याशी होने पर इस सीट पर चुनाव क्या होंगे? बैलेट बॉक्स से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ईवीएम में अधिकतम प्रत्याशियों की संख्या 64 हो सकता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा कर सकता है। बैलोटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है। यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक हो जाती है तो दूसरी बैलोटिंग यूनिट को पहले बैलोटिंग यूनिट के समानांतर जोड़ा जा सकता है। और इसी प्रकार यदि उम्मीदवारों की संख्या 32 से अधिक हो जाता है तो तीसरी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है। और यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 48 से अधिक हो जाती है तो अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करने के लिए चौथी बैलोटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? तो देखिए, पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितने दूरी पर हो सकता है? तो 2 किलोमीटर की दूरी पर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हैंडबुक के अध्याय 2 के पैरा 3 के अनुसार मतदान केंद्रों को इस तरह से स्थापित किया जाना चाहिए कि आमतौर पर उनके मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने के लिए किसी मतदाता को आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकता है? तो जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ए ऑप्शन सही है, 3840। यानी एक ईवीएम में अधिकतम 3840 वोट पड़ सकते हैं। आमतौर पर एक बूथ पर मतों की संख्या 1500 से जो है यानी 1500 से अधिक नहीं होती है, अतः ईवीएम की क्षमता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, 1989 टू 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या अधिकतम संख्या 1033 है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तमिलनाडु के मेदाकुरिची विधानसभा क्षेत्र में 1996 में तमिलनाडु विधानसभा के आम चुनाव के दौरान 1033 चुनाव उम्मीदवार थे। मत पत्र पत्र पुस्तिका के रूप में थे। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा मौलिक कर्तव्य, चौथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, चारों में है। और इसके बारे में देख लेते हैं। उपरोक्त सभी भाग लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं। संविधान न केवल महिलाओं के समानता की गारंटी देता है बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का भी अधिकार देता है। कृपया ध्यान देना है कि मौलिक कर्तव्य महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती है, जो स्पष्ट घोषणा के बजाय एक अंतर्निहित विचार की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया है? कौन सा कानून जो है भारत के संसद के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है MCOCA, सी ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ये जो है महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है?
देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में, यानी ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वहीं से ये लिया गया है। तो आपको नया वाला नाम बताना है कि प्रधानमंत्री के आवास का जो नया नाम है क्या है, ठीक है। और इसका जो, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो है पंचवटी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बजट, यानी आपका सी ऑप्शन। भारत का यानी जो बजट है, भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा जिला। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई जिला है। आगे बढ़ते हैं, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा शंकर दयाल शर्मा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी समिति है जिसने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है, इसने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो है सिफारिश की थी, और जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है। तो 3 स्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली है, इसका सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? तो बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन प्रदेश जो है इस सूची में सबसे छोटा प्रदेश है। तो देखिए इसका सही जवाब है बिलासपुर, सी ऑप्शन। भारत में जो ऑप्शन ABCD है, इसके अनुसार मतलब ABCD प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश बिलासपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कानून के सम्मुख समानता, और चौथा पॉइंट है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन अब है कि निम्नलिखित में कौन से अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं? तो बताना इन चारों पॉइंट में, यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सम्मुख समानता और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा केवल 4, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15, 16, 19 के मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, इसलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीयों के ही पास है। अभी तक भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है 8 प्रतिबंध है। यह देश की संप्रभुता और अखंडता के संबंध में है। ये 8 प्रतिबंध कौन कौन से? पहला है राज्य की सुरक्षा, दूसरा विदेशी राज्यों के साथ बड़े संबंध, तीसरा है सार्वजनिक आदेश, चौथा है सभ्यता और नैतिकता, पांचवा है न्यायालय संप्रभुता और भारत की अखंडता, और पांचवा है 6 नंबर है मानहानि, 7 है अपराध के लिए प्रोत्साहन, और 8वां है कौन सा? न्यायालय की छूट। तो ये 8 जो प्रतिबंध है, याद रखना है। इन 8 प्रतिबंधों को संविधान में उनके वर्तमान रूप में पहले संशोधन विधेयक 1951 के तहत किया गया, जो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज 1950 के द्वारा जो है तैयार किया गया था। तो यह केस जो है याद रखिएगा, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपयुक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें
जो है निहित है, किसमें है? तो देखिए यह क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो यह किसी एग्जाम पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी, पावर, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता के अनुसार किस समय से विवेकाधीन निधियों से अनुदान या भुगतान अनुमोदित नहीं किया जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, आयोग द्वारा समय चुनाव की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुसार वे मतदान के करीब तय किए गए घंटों के साथ समाप्त होने वाले, यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पे बताना है कि कितने घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 1997 कानून द्वारा संसद। देखिए भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में संसद ने कानून द्वारा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को और क्या कहा जाता है? तो भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को यहां पे बताना है, जो डॉट डॉट दिया गया है, और क्या कहा जाता है? तो देखिए वित्त मंत्रालय के परिसर को उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक जो है नागरिकों को सहकारी समितियों को गठित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इससे पहले इस क्वेश्चन का हम लोगों ने जिक्र किया है। अगर आपने जो पहला क्वेश्चन, इससे पहले का जो क्वेश्चन है ध्यान से सुना होगा तो इसका जवाब आप दे पाएंगे। इसका सही जवाब है 111 संविधान जो संशोधन हुआ था 111वां, यह नागरिकों को सहकारी समिति को गठित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह संशोधन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार भारत में द्विशासन के रूप में जाना जाने वाला एक सिस्टम पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि विभिन्न विषयों के क्षेत्र में विभाजित किए गए थे। यहां पर बताना है कि किस क्षेत्र में विभाजित किए गए थे। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय के रूप में जो है यह विभाजित किए गए थे। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा का अधिकार निम्नलिखित बिलों या अधिनियमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसका यह महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है सूचना का अधिकार अधिनियम का जो यह है महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। सेवा का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्रों के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को हल करने के लिए वित्त आयोग रखने का प्रावधान संविधान का हिस्सा है, जिसके तहत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। किस अनुच्छेद में से है? 4 ऑप्शन है, बताना है कि यह किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, यह सही जवाब है इसका आर्टिकल 280 यानी 280 में जो है यह बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFSPA अफस्पा पहली बार कहां लगाया गया? तो अफस्पा जो है पहली बार कहां पर लगाया गया था? इसका सही जवाब है 7 पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी डी ऑप्शन। जो अफस्पा है 11 सितंबर 1958 को प्रभावी हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में इसे जो है लागू किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बताइए।
आपको कमेंट करके बताना है कि जो शुरुआती संविधान बना था उसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी और अब कितनी हो गई है। तो देखिए अब जो है 22 भाषाएं हैं। कौन कौन है यहाँ पे देख सकते हैं आप। याद रखिएगा, पूरा रटा नहीं मारना है, बस एक दो बार ध्यान रखना है। पहला है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जो अब हैं। इससे पहले कितने भाषाएं थे, यानी जब शुरुआती संविधान बना था उसमें कितने भाषाएं थे, और पहला जो भाषा जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था इसमें, यानी जो पहला संविधान संशोधन जो 8वीं अनुसूची में जो मतलब कि जो भाषा जोड़ा गया था, जिस संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था, उस संशोधन को आपको बताना है कि किस संशोधन में, क्या 61वीं में या 64वीं, इस तरह से आपको बताना है कि किस कौन सा नंबर ऑफ कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है पहला, जिसे मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, सिंधी शब्द को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, आपको कमेंट करके बताना है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू सेशन में।